नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जयपुर से, जहां से बड़ी खबर है। दरअसल सीएम और डिप्टी सीएम को धमकी मिली थी, उसके मामले में अपडेट आया। प्रदेश के जेल विभाग ने 2 और जेल कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। डीआईजी जेल मोनिका अग्रवाल ने बर्खास्तगी की जानकारी दी। उदयपुर सेंट्रल जेल के जेल प्रहरी भजन लाल को बर्खास्त किया गया है। जयपुर सेंट्रल जेल का जेल प्रहरी संजय कुमार भी बर्खास्त हुआ है। वहीं जोधपुर सेंट्रल जेल के जेल प्रहरी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू से लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को धमकियों के बाद राजस्थान की जेलें एक बार फिर से चर्चा में आ गई। जेलों में बंद क्रिमिनल और जेल कर्मचारी मिलकर धमकी, फिरौती और वसूली गैंग का नेटवर्क चला रहे हैं और उनका साथ कोई और नहीं बल्कि जेल के होमगार्ड और प्रहरी दे रहे हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में फोन और सिम मिलने के मामले में पुलिस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट देखिए आप। जेल से धमकी और वसूली का खेल, जेल के चौकीदार अपराधियों के यार, फोन सिम की डिलीवरी मास्टरमाइंड कौन? तिहाड़ के बाद प्रदेश की सुरक्षित जेलों में शुमार जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल समेत कई प्रतिबंधित सामग्री मिलने और कैदियों में झगड़े की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन अब नया खुलासा हुआ जो जेल में बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है। तमाम उन्नत तकनीक की सुरक्षा उपकरणों के बावजूद आखिर सेंट्रल जेल में मोबाइल, सिम, नशीले पदार्थ कैसे पहुंच रहे हैं? संभवतः इस यक्ष प्रश्न का जवाब पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और जेल प्रशासन की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट से मिल गया है। दरअसल रातानाड़ा पुलिस ने जेल में सिम पहुंचाने के आरोप में एक जेल प्रहरी और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं जेल प्रशासन ने एक होमगार्ड के खिलाफ सुरक्षा कक्ष तक जेब में फोन डालकर ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। इन दोनों मामलों को देखने के बाद ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाढ़ ही खेत आ गई। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने 1.5 से 2 साल में 40 से 50 सिमें जेल में भेजने की बात कबूल की। पिछले साल जेल में 16 फोन, 9 सिम बरामद की गई थी। इसी सिलसिले में पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आकिब के कहने पर हुसैन ने 10 सिम खरीदी थी और 2 सिम आकिब को दी थी, जिसके बदले में आकिब ने उसे 500 रुपए दिए थे। इसके बाद पुलिस ने आकिब को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आ गई। उसने हुसैन के नाम वाली 2 सिम जेल में प्रहरी राजेश बिश्नोई को सौंपी थी, जो वो जेल के अंदर ले गया था। जेल में चल रहे इस खेल का एक ट्रेनी आईपीएस ने भी खुलासा किया था। 21 मार्च को जब ट्रेनी आईपीएस जेल की अचानक तलाशी लेने पहुंचे तो 20 मिनट तक उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी। में हमने बहुत वार्तालाप किया, वहाँ पर जेल के इंस्पेक्टर भी थे, उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं किया। एडीसीपी मेरे साथ में उपस्थित थे, मैं खुद उपस्थित था, हमारे साथ में तहसीलदार वहाँ के, तो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहाँ पे थे। इसके बावजूद भी 20 मिनट तक गेट नहीं खोला, क्योंकि 20 मिनट बहुत होते हैं। कोई भी सामान, बहुत बड़ा जेल है, उसमें 16 बैरक, 16 वार्ड है, तो उसमें सामान छुपाने के लिए उपलब्ध समय उन्हें मिल गया। उसके बाद अंदर जाके चेकिंग करने का कोई औचित्य। वहीं 28 मार्च को सेंट्रल जेल की सुरक्षा जांच कक्ष में जब जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत पहुंचे, तब तलाशी के दौरान जेल में तैनात होमगार्ड नैना राम की जेब से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसकी एफआईआर जेल अधीक्षक लखावत ने रातानाड़ा थाने में दर्ज कराई। बताते चले कि जोधपुर सेंट्रल जेल में दुर्दांत आतंकवादियों सहित फिल्म अभिनेता सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई, आसाराम भंवरी हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह बिश्नोई सजा काट चुके हैं। हाल ही में सीएम भजन लाल और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जेल से धमकी मिलने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक लेकर प्रदेश के सभी जेलों में सघन तलाशी अभियान चलाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रदेश भर की जेलों में सर्च अभियान चलाया गया। ऐसे में जोधपुर की जेल में चल रहे मिलीभगत के खेल का खुलासा हो पाया। अब देखना ये होगा कि इन आरोपियों से पूछताछ में और क्या क्या सामने आएगा।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज अपने समर्थकों के साथ वीर तेजाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजन अर्चन किया। उधर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही दोषी को पकड़ने की तुरंत कार्रवाई की। उसके बाद मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग संतुष्ट नजर आए हैं। लोग अब तेजाजी महाराज की मूर्ति की दोबारा विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटे हुए हैं। साथ ही इस मुद्दे पर नेताओं को राजनीति न करने की अपील करते हुए जमीन देने वाले बिरधी चंद और मंदिर के पुजारी नजर आए हैं। देखिए, कल लगातार मैं कांटेक्ट में था, लेकिन पुलिस को इतना जल्दी अगर पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती तो ये आवश्यकता भी नहीं पड़ती, ये टेलीफोन पे बात हो जाती, मान जाते। लेकिन पुलिस ने नहीं, ये मुख्यमंत्री हाउस से और उनके घर से जो इशारा था उसके बाद पुलिस ने लाठियां बांधी। और आपने देखा होगा कि नौजवानों के अंदर जो जोश है, जिस तरह राजस्थान में बात चली कि हजारों लोग चलेंगे कल सांगानेर, राजस्थान सरकार डर गई और थाने में मंत्री चले गए। पहली बार आपने देखा होगा कि सरकार के 3 मंत्री थाने के अंदर इनको छुड़ाने के लिए पहुंचे कि जल्दी जल्दी मामला निपट जाए। हनुमान बेनीवाल कल नहीं पहुंचे, यही कारण था। मैं थाने भी गया, इनको लेके आया सबको, और शांतिपूर्वक तरीके से मैंने अपील भी करी। सब लोग अपने घरों पे जाएंगे, हम नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जाए, लेकिन ऐसी घटनाएं राजस्थान के अंदर नहीं हो, ये मैंने अपील करी। मैंने सरकार के मंत्री को भी कहा कि आप भी ये एक्ट बनवाएं जिससे दोबारा ऐसी घटनाएं, महापुरुष जो लोक देवता है, महापुरुष से शहीद है, उनकी मूर्ति तोड़ने की जो घटनाएं हो रही है वो दोबारा से नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि भूख न माने झूठा भात, प्यार न माने जात पात, लेकिन आज भी यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों का प्यार करना नागवार लगता है और सुना देते हैं तुगल की फरमान। ऐसा ही एक मामला सामने आया जालोर से, जहां प्रेमी जोड़े को शादी में शगुन के तौर पर सजा दी गई, वो भी पंच परमेश्वरों के द्वारा। पंच परमेश्वरों ने इनके साथ ही इनके परिवार के सामाजिक बहिष्कार का पापी फरमान सुना दिया। रिपोर्ट देखिए। प्यार पर पंचों का पहरा, प्रेम विवाह करने की सुनाई सजा, परिवार का हुक्का पानी बंद, प्रेमी जोड़े पर ठोका जुर्माना। मरी हुई परंपराओं को जिंदा रखने वाली पंचायत ने एक बार फिर तुगलकी फरमान सुनाया है। हिंदुस्तान के कानून को हुक्के से फूंक देने वाली पंचायत ने अपना पापी फरमान सुनाते हुए एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर 12 लाख का जुर्माना ठोक दिया है और जुर्माना नहीं भरने पर आजीवन समाज से बहिष्कार करने का फरमान सुनाया है। महीने पहले मैंने शादी की थी, जिससे हमारे समाज के पंच, कुछ 6-7 पंच है, वो हमारी शादी से नाराज है, इसलिए हमारे समाज में आना जाना बंद कर दिया गया है तथा हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया गया है तथा 12 लाख रुपए की मांग की गई है। तो हम उन्हें 12 लाख रुपए का ऋण भरते हैं तो ही वो हमें समाज में आने देंगे, अन्यथा हमें समाज से आजीवन के लिए बाहर रखा जाएगा। दरअसल प्रियंका कुमारी मेघवाल ने भीनमाल के रहने वाले श्रवण कुमार मेघवाल से प्रेम विवाह किया था। पीड़िता का कहना है कि इस विवाह से दोनों परिवार खुश हैं, लेकिन पंचों को ये विवाह नागवार गुजरा और उनके परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया और जुर्माना ठोक दिया। जालोर में पंचों के फरमान से परेशान प्रेमी जोड़े ने मदद की गुहार लगाई है। मेरे समाज के 7-8 पंच है, वो इस शादी से नाराज है और मेरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है और मेरे समाज और मेरे परिवार को बहिष्कार कर दिया गया है और न ही हमें कोई शादी समारोह में जाने देते हैं और न ही कोई हमें बुलाते हैं। यही नहीं, पंचों ने ये भी आदेश दिया कि जो भी इस परिवार से संबंध रखेगा उसका भी समाज से बहिष्कार किया जाएगा। पीड़ित दंपति ने पंचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और एसपी से न्याय की मांग की है। ऐसे में सवाल है कि मरी हुई परंपराओं को अपनी पीठ पर लाद कर घूम रही पंचायतों को कौन समझाए। हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, यहाँ तालिबानी फरमान नहीं चला करते। सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि खुद को कानून से ऊपर समझने वाली पंचायतों पर कानून का शिकंजा कब कसा जाएगा। न्यूज 18 के लिए जालोर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। खबर
चित्तौड़गढ़ जिले के देवदा के ग्रामीण गांव में नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने और आस्था के चलते एक अनूठा कार्यक्रम कर रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि नकारात्मक शक्तियों के चलते बरसों से ग्रामीण कई तरह की परेशानियों का यहां पर सामना कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी उपखंड की विनायका ग्राम पंचायत में देवदा गांव आता है, जहां करीब 800 लोगों की बस्ती के इस गांव में जब भी कोई ग्रामीण नए मकान की नींव की खुदाई करता है तो मानव कंकाल और पशुओं की हड्डियां यहां से निकलती हैं। नकारात्मक शक्तियों के कारण गांव में खुशहाली नहीं है। वहीं नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए गांव में सभी समाज के लोगों ने मिलकर 15 लाख रुपए की लागत से हनुमान जी का मंदिर बनवाया। दरअसल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही ग्रामीण 3 दिन तक अपने खेतों में टेंट लगाकर गांव से बाहर घर छोड़कर रह रहे थे। 3 दिन तक बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों से लेकर मवेशी तक गांव में एक भी व्यक्ति अपने घर पर नहीं था। 3 दिन बाद वैदिक मंत्रोच्चार, विधि विधान और जुलूस के रूप में गांव में फिर उन्होंने प्रवेश किया। इस निमित्त हनुमान मंदिर परिसर में 8 दिन तक भागवत कथा और भगवान हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया गया। कि हमारे गांव में मतलब जो है वो हड्डियां निकलती है, कोयले निकलते हैं, नींव खोदते हैं, तो उसमें से तो फिर हमें लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो वो हमारी मर्जी में आया और पता चला कि अपन इसको गांव को एक बार खाली करके फिर पुनर्निवास करते हैं। दरअसल इस आयोजन में प्रतिदिन भागवत कथा के बाद महाप्रसाद की व्यवस्था ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। 2 दिन पहले शुभ मुहूर्त में ग्रामीणों ने गांव खाली किया। 3 दिन तक गांव वाले खेतों पर रहेंगे और अपने घरों पर नहीं लौटेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने घर का ताला नहीं खोलेगा। इस दौरान पुलिस और गांव के युवाओं की टीम गश्त करती रहेगी। 6 अप्रैल को राम हनुमान कथा और हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न होगा। खेतों पर रहने के दौरान ग्रामीण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वहीं मातृशक्ति देर रात तक भजनों पर थिरकती दिख रही हैं। धरती पुत्र अपने खेतों पर सुबह शाम भोजन और भजन के साथ धरती माँ की आरती भी कर रहे हैं। इसलिए 2 दिन से पूरे गांव के लोग अपने अपने खेतों में निवास कर रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह यह है कि इस गांव का लगभग 500 साल पहले बसना हुआ था। उस वक्त गांव ग्रामीणों का मानना है कि ये गांव जहां बसना चाहिए था वहां नहीं बसा था। की विदंतियों के अनुसार 469 साल पहले जब गांव को बसाया गया तब वह समय अनुकूल नहीं होने से ग्रामीणों को कई तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसे अंधविश्वास माने या फिर आस्था, जिसके चलते इस प्रकार के अनूठे आयोजन और हनुमान भक्ति के सहारे आखिरकार ग्रामीणों को एक नई उम्मीद जरूर मिली है। चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां एक शोभा यात्रा के दौरान गंगा यमुनी तहजीब देखने को मिली। दरअसल हिंदू नववर्ष उत्सव के दौरान शहर में निकाले गए जुलूस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान मुस्लिम भाइयों ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए। गंगा जमुनी तहजीब की इस मिसाल की हर ओर तारीफ हो रही। स्वागत करने के बाद मुस्लिम भाइयों ने कहा कि जो श्री राम शबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, हर किसी के लिए प्रेरणा का संदेश दे सकते हैं, तो देश के हर वासी को उनके जयकारे करने में आखिर दिक्कत कहाँ है। मैं सहमत हूँ इस बात से कि हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के उपाध्यक्ष हमारे भाई इरशाद भाई और उनकी जो पूरी टीम ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। ये भारतीय संस्कृति का पर्व है और ये हिंदू मुस्लिम का पर्व नहीं होकर सबका पर्व है। आज जिस तरह से इन्होंने हमारा स्वागत किया, हम दिल से इनको धन्यवाद मुबारकबाद देते हैं। उर्दू के एक शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। देखिए, सच्ची तो श्रद्धा यही है कि हम सभी मजहब वाले एक दूसरे की मजहब, उसके रीति रिवाज, उनकी धार्मिक त्योहारों की इज्जत करें। और यही सोच करके आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि भारतीय संस्कृति
हमें भेदभाव की कहीं भी जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ती है। सबसे पहले तो मैं इसको हिंदू नववर्ष ना बोलकर भारतीय नववर्ष अगर बोलूं, और यूं मान लो कि संस्कृति का जो नववर्ष है ये, और भारत में हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई रहते हैं, तो सभी को इस पर्व को मनाना चाहिए। आप आज ये देख लीजिए कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो भी आज के दिन हुई थी। उसके अलावा आप ये देखिए कि आज हम कुछ लोकतंत्र के बाद, जो ये लोकतंत्र है उसके बाद कुछ राजनेता जो है सभी समाज के लोग उनके जयकारे लगाते हैं, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता, नेताओं के जयकारे लगाना तो सही है, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम है जिसने सबरी के जो झूठे बेर खाए, ऊंच नीच का भेद दूर किया, यहाँ तक कि 14 साल के वनवास में जो गए राजपाट छोड़कर, उनका जयकारा लगाने में क्या तकलीफ है। के लोगों को इस बार नई ईदगाह का तोहफा मिलेगा। जी हां, तकरीबन 7 दशक बाद झुंझुनू की ईदगाह को नए रूप में रिनोवेट किया गया है, जिसके बाद ईदगाह की सुंदरता काफी बढ़ गई है। दरअसल ईदगाह कमेटी के निवेदन पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने ईदगाह के रिनोवेशन का काम हाथ में लिया था, जिसके बाद तकरीबन 6 महीने तक चले काम के बाद अब कल होने वाली ईद की विशेष नमाज इसी ईदगाह में पढ़ी जाएगी। 70 से 75 सालों में छोटे मोटे रिनोवेशन के कार्य तो ईदगाह में होते रहते, लेकिन इतने बड़े स्तर पर पहली बार हुआ। आभार व्यक्त करता हूँ हमारे ईदगाह कमेटी का, जो काफी वर्षों से प्रयासरत थी कि हमारे बुजुर्गों की एक बनाई हुई बड़ी इमारत थी जो काफी वर्षों से जिनसन थी और रेनोवेशन मांग रही थी। ईदगाह कमेटी का बार बार एक ये प्रयास भी था, और मेरे चौबदार परिवार द्वारा मुझे इस बात के लिए अवगत कराया गया। ईदगाह कमेटी ने कहा कि इसको नया ढंग और नया रूप दिया जाए, तो 1 अक्टूबर 2024 का इसका वर्क शुरू किया गया और माशाल्लाह आज पूरा काम हो गया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ एमडी चौबदार और उनके परिवार को कि तकरीबन मेरे होश संभालने से पहले मेरी जैसे 48 या 49 एज हो गई, उसके पहले लोग बता रहे थे कि 70-75 साल पहले कोई काम हुआ था यहाँ पे ईदगाह में, और बाकी छोटा मोटा काम तो होता रहता था, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जो काम हुआ है वो 70-75 साल बाद में काम हुआ है, और हमने इसके लिए कमेटी ने बहुत प्रयास किया। समय के साथ गांव में भी बदलाव की बयार चल पड़ी है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को सहेजते हुए इस बदलाव की बयार में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ जिले का पावटीपाड़ा गांव ने विरासत में मिली कला पर आंच नहीं आनी थी, जहां मांडना कला की परंपरा को फिर से जीवंत कर पर्यटन और स्वरोजगार की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और राजीविका के प्रयासों से गाँव अब मांडना ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। गांवों में बदलाव की बयार, हुनर को दीवारों पर उतारा, गांव जीवंत कैनवास में तब्दील, कच्चे मकान कम, मांडना हाशिए पर थे। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट उपखंड के पावटीपाड़ा गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए आपको हर घर की दीवारों पर पारंपरिक मांडना चित्रकला की झलक मिलेगी। लाल गेरू सफेद खड़िया से बने इन खूबसूरत डिजाइनों में लोक जीवन, धार्मिक आस्था और प्रकृति के तत्वों को उकेरा गया है। राजस्थानी संस्कृति की अमूल्य विरासत अब पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। वहीं राज्यविका ब्लॉक अधिकारी विवेक जोशी बताते हैं कि गांव को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना के तहत चुना है। 30 महिलाओं को आरसीटी प्रतापगढ़ में मांडना कला का विशेष ट्रेनिंग दी गई है। इसके बाद वे अपने हुनर को दीवारों पर उतार रही हैं, जिससे पूरा गांव एक जीवंत कैनवास में बदल रहा है। जिला कलेक्टर महोदया के निर्देशों की पालना करते हुए प्रतापगढ़ स्थित आरसीटी सेंटर से 6 दिवसीय मांडना कला का प्रशिक्षण दिलवाया गया था। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था जो यहाँ की मांडना संस्कृति है प्रतापगढ़ जिले की, उसको देश भर में एक पहचान दिलवाई जा सके। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ गांव की महिलाओं को मिला है, जो अब पारंपरिक मांडना कला को अपने रोजगार का जरिया बना रही हैं। पहले ये महिलाएं केवल घरों की 4 दीवारी तक सीमित थी, लेकिन अब वे न केवल अपने गांव को सजा रही हैं, बल्कि इस कला को बाजार तक ले जाने की तैयारी भी कर चुकी हैं। जोशी के अनुसार अब तक 600 से अधिक मांडना चित्र बनाए जा चुके हैं,
जल्द ही इस कला को कई उत्पादों पर उकेर कर बाजार में उतारने की योजना है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। सीमा देवी क्लस्टर मैनेजर मां त्रिपुरा सुंदरी क्लस्टर बताती हैं कि पहले महिलाएं बाहर जाने से झिझकती थी, लेकिन अब वे आत्मनिर्भर बनकर अपनी कला का व्यापार करने की ओर बढ़ रही हैं। ग्रुप द्वारा इन महिला के द्वारा ये चित्र बना हर घर घर में बहुत सुंदर दिख रहा है और इसी तरह से कई बाहर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं और ये मांडना कला के द्वारा हमारे महिलाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिला है। राजस्थान में जब भी पारंपरिक कला और संस्कृति की बात होती है तो उदयपुर का शिल्पग्राम एक प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने आता है। जिस तरह से उदयपुर में शिल्पग्राम को विकसित किया, उसी तरह पावटीपाड़ा भी मांडना कला के लिए एक पहचान बना सकता है। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने स्वयं गांव का निरीक्षण किया और महिलाओं के काम की सराहना की। उन्होंने निर्देश दिया कि इसे और प्रभावी बनाते हुए ब्लॉक के सरकारी भवनों पर भी मांडना चित्र बनाए जाएं। एसडीएम संजय चरपोटा ने बताया कि मांडना कला से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय कलाकारों को भी पहचान मिलेगी। मांडना कला के रूप में इनको बना जाता था। इस कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य यह है मैडम का कि एज ए यहाँ पे पावटी ग्राम को शिल्पग्राम के रूप में डेवलप किया जाए, ताकि इस मांडना कला को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जान पहचान मिल सके। बदलाव के बयार में कच्चे मकानों के कम होने के साथ ही मांडना कला भी हाशिए पर आ गई थी, लेकिन अब इस परंपरागत कला को एक बार फिर प्रशासन ने देश और विदेश के लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंचाने की जो पहल की है, न केवल इस कला को फिर से पंख लगेंगे, बल्कि कला से जुड़े लोगों को स्वरोजगार से भी जोड़ेगा। प्रतापगढ़ से चंचल सांडलिया की रिपोर्ट।